हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपको आपके टेस्ट सीरीज जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, पहले हम 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दे रहे थे, अब उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया गया और 50 क्वेश्चनों की संख्या को कर दिया गया है। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भावी भविष्य के लिए एग्जाम जो होगा उसमें आने वाला क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन से भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको होगा और इसका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन से भी लाजवाब होने वाला है। तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को स्किप ना कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अगर भविष्य में आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने केसरिया कंपटीशन क्लास का। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा मोटो, हमारा परिस्थिति हमारी मोटिवेशन है। तो परिस्थिति, अगर हम खुद के परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं, तो उससे ही हम मोटिवेट होंगे और दुनिया का कोई भी चीज हमें मोटिवेट नहीं कर सकती है सिवाय अपनी खुद की परिस्थिति के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम इसी के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, प्रकाश तरंगे क्या होता है? तो प्रकाश जो तरंगे है वह प्रकाश तरंगे दोहरी प्रकृति वाला, प्रकाश तरंगे जो है वह दोहरी प्रकृति वाला, दोहरी प्रकृति। अब दोहरी प्रकृति का मतलब क्या है? कण एंड तरंग, कण एंड तरंग के रूप में दोहरी प्रकृति, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी दोहरी प्रकृति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है प्रकाश की तरंगे। अब देखेंगे कि प्रकाश जो है अपने साथ ऊर्जा की, क्या ऊर्जा की, कई छोटे छोटे ऊर्जा को कणों के रूप में अपने साथ लेकर चलती है और इस ऊर्जा के पूरे बंडल में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिसे ही फोटोन कहा जाता है। और इस फोटोन का सिद्धांत, प्रकाश में जो फोटोन होता है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टाइन नामक विद्वान के द्वारा सन 1905 ईस्वी में प्रकाश का फोटोन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि प्रकाश ऊर्जा का बंडल होता है जिसे फोटोन कहा जाता है और यह दोहरी प्रकृति का कण और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाया जाता है। क्लियर? अब प्रकाश की कुछ बेसिक चीज को हम लोग जान लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश के कुछ बेसिक चीजों में हम लोग क्या जानेंगे कि प्रकाश के चाल को सबसे पहले कोई मापा, चाल को मापा, रोमर नामक विद्वान ने प्रकाश के चाल को सबसे पहली बार मापा। इन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में सर्वाधिक होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। दूसरी बात जो प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं उसको ध्यान दे देते हैं। तो प्रकाश श्वेत प्रकाश के रंग से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होता है वे श्वेत प्रकाश का समूह होता है। इसकी चर्चा सबसे पहले न्यूटन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। न्यूटन ने ही बताया कि यह श्वेत प्रकाश जो है वह एक सीधी रेखा में, वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर? किसने बताया? न्यूटन नामक विद्वान ने। प्रकाश के बारे में तीसरी बात को समझेंगे तो तीसरी बात क्या कहा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो हाइगेंस नामक विद्वान ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चौथी बात प्रकाश के बारे में जान लेते हैं तो व्यतिकरण, प्रकाश व्यतिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट दर्शन कराता है। अतः व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में सबसे पहली बार जानकारी थॉमस यंग नामक विद्वान के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया था। इसके अलावा देखते हैं तो प्रकाश के बारे में और चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो तरंग गति,
प्रकाश जो होता है वो तरंग गति के रूप में, तरंग गति के रूप में, अब यहां पर थोड़ा सा अंतर देखेंगे। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया था कि प्रकाश एक तरंग सिद्धांत है, तरंग है, लेकिन तरंग के रूप में गति करती है प्रकाश। इसके बारे में सबसे पहली बार जानकारी मैक्सवेल, किसने? मैक्सवेल नामक विद्वान ने 1864 ईस्वी में बताया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में 5वीं बात को देखते हैं, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? मैक्स प्लांक नामक विद्वान ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिनका कार्यकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। देखा जाए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ क्या क्या था, तो सबसे पहले इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। और क्या किया भाई? तो इस 24 कष्टदायक कर के स्थान पर मात्र 4 कर को प्रस्तुत किया। सबसे पहला कर इन्होंने जजिया कर लगाया। अब जजिया कर क्या था? तो गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर था। गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर था, यानी कि जो मुस्लिम लोग नहीं थे उस पर यह कर लगाया गया था। दूसरा जो टैक्स इन्होंने लगाया वह लगाया जकात। अब यह जकात क्या था? तो मुस्लिम धार्मिक कर था, मुस्लिम पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। मुस्लिम धार्मिक कर था। जबकि तीसरा कर की बात करते हैं तो वह था खुम्स। यह खुम्स क्या था? तो लूट या युद्ध में सुल्तान का हिस्सा था। उस समय, जिस समय फिरोज शाह तुगलक था, उस समय सुल्तान का हिस्सा लूट के धन में 1/5 भाग हुआ करता था। बाकी का 4/5 भाग जो था वह सेना को वितरित कर दिया जाता था। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। तो चौथा कर इन्होंने लगाया खराज क्या था? तो खराज गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था। गैर मुसलमान से भूमि कर वसूल करता था। तो 4 प्रकार का कर, पहला जजिया कर, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स और चौथा खराज कर को वसूल किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वसूल किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो एक नया कर लगाया, सल्तनत काल में नया कर लगाया जो सिंचाई कर था। इसके पहले और कोई नहीं लगाया था। सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10वां हिस्सा हुआ करता था। 1/10वां हिस्सा हुआ करता था। नहर का निर्माण, नहरों का निर्माण शुरू किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और 5 बड़े नहर बनाया, 5 बड़े नहर का निर्माण करवाया। इसके अलावा देखते हैं तो महिला सहायता विभाग की भी इन्होंने स्थापना किया था, जिसे दीवान ए खैरात के नाम से विभाग की स्थापना किया था। इसके अलावा दास विभाग की स्थापना भी किया था, जिसका नाम दीवान ए
बंदगान, बंदी का मतलब दास, तो दीवान ए बंदगान की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पूरे सल्तनत काल का सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी, सबसे ज्यादा दास था, 1,80,000 दासों की संख्या इसी के यहाँ था। तो दास विभाग की स्थापना किया था, दासों की देखभाल के लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान नाम दिया गया था। क्लियर। और सैन्य इसने सैन्य को, सेना को, सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया, वंश के अनुसार इन्होंने सैन्य पदों को दे दिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखा था, इसने अपनी आत्मकथा लिखा किस नाम से? फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा था। इन्होंने चांदी का एवं तांबा का मिश्रित सिक्का चलाया, जिन्हें बीख तथा आधा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोकपल का मतलब ही होता है ताप युग्म होता है। इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग धातु के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और बीच में ये हीट एरिया जो है, हॉट एरिया जो है, दोनों को बीच में जोड़ दिया जाता है और यहाँ से इसके साथ एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। किसको? वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब ऊष्मा दिया जाता है, यहाँ पर ऊष्मा दिया जाता है, जब मोम को या जलाकर ऊष्मा दिया जाता है, तो यह ऊष्मा जो होता है तार के माध्यम से प्रवाहित होती है और यहाँ से मिड पॉइंट से यह विद्युत धारा के रूप में परिणत होकर वोल्ट मीटर से तापमान को निकाल देता है। तो तापमान को बताने वाला यह पूरा सिस्टम जो होता है, पूरा सिस्टम को थर्मोकपल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आमीटर धारा को मापता है, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, अपेक्षित घनत्व को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो भारतीय समाचारों के पत्र पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लगाया गया था। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल में हुआ क्या क्या था, जो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इन्होंने सबसे पहली बार इसे प्रतिबंध 1878 ईस्वी में लगाया था, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। अब इस लॉर्ड लिट्टन को ओवेन मैरीडिथ की संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि यह साहित्य लिखता था, इसलिए ओवेन मैरीडिथ इसे कहा जाता है। इन्होंने इसके शासनकाल में भारी अकाल पड़ा था, तो अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिट्टन ने किया था। अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिट्टन ने 1878 ईस्वी में ही किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्ष थे रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग को बनाया था। उसके बाद लॉर्ड लिट्टन के बारे में और दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली के दरबार का आयोजन किया गया था, जब महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाना था। क्लियर। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाने के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी में किया गया था।
इन्होंने इसके शासनकाल में शस्त्र अधिनियम लागू हुआ था। शस्त्र अधिनियम को लागू किया गया था इन्हीं के काल में 1878 ईस्वी में, जब आम जनता को अस्त्र शस्त्र रखने की इजाजत छीन ली गई थी। सिविल सेवा परीक्षा में इसके ही शासनकाल में, इसके द्वारा ही सिविल सेवा परीक्षा में आयु की सीमा को 21 साल से घटा दिया गया और घटा के 19 साल तक कर दिया गया था। पहले था 21 और इसको घटा के 19 साल तक कर दिया गया था। अलीगढ़ में इन्हीं के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ही किया गया था। क्लियर है? बढ़े आगे। 5वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट होता है। तो देखेंगे ऊर्जा की इकाई को किलोवाट घंटा के रूप में दर्ज किया जाता है। क्लियर? ऊर्जा होता क्या है? तो कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और जानते हैं कि ऊर्जा एक अदिश राशि होता है और इसका SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्लियर? इसके अलावा देखेंगे संख्यात्मक रूप से ऊर्जा जो होता है उसको वाट सेकेंड के रूप में, वाट घंटा के रूप में और किलोवाट घंटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर 1 वाट सेकेंड की बात किया जाए, 1 वाट सेकेंड की बात किया जाए तो 1 वाट अगुने 1 सेकेंड होता है। इसकल टू कितना होता है? 1 जूल होता है। कितना होता है? 1 जूल होता है। वहीं अगर वाट घंटा की बात किया जाए तो 1 वाट घंटा, वाट घंटा तो है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। इसके अलावा बात किया जाए किलोवाट घंटा की तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग लिखते हैं 1000 वाट घंटा। अब 1000 वाट घंटा को भी हम जूल में व्यक्त करेंगे तो 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? शिवाजी और मुगलों के बीच पहला मुकाबला सन 1657 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी जो थे इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा शिवाजी के बारे में इनके गुरु जो थे, शिवाजी के गुरु जो थे वह कोंडदेव थे जो इनके दादाजी का नाम था। इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन में शिवाजी के आचरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वह गुरु रामदास का पड़ा था। खूब क्वेश्चन पूछता है, गुरु रामदास का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगर शिवाजी के बारे में और देखा जाए तो इनके पिता का नाम, पिता शाहजी भोसले, माता का नाम की बात किया जाए माता जीजाबाई को कहा जाता है, जीजाबाई। क्लियर? और बात किया जाए तो प्रथम सैन्य अभ्यास, शिवाजी ने प्रथम सैन्य अभ्यास अपने जीवन में, प्रथम सैन्य अभ्यास की बात किया जाए तो 1644 ईस्वी में प्रथम सैन्य अभ्यास किया था बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। तोरन नामक पहाड़ी को अपने कब्जा में कर लिया था। उसके बाद आगे बात करते हैं तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद बात किया जाए अपना राज्याभिषेक शिवाजी ने कब किया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी को
रायगढ़ में राज्य अभिषेक करवाया। क्लियर है? किससे करवाया राज्य अभिषेक अपना? तो श्री गंगा भट्ट से। किससे? श्री गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। और बाद में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हो गए 57 वर्ष में। 57 वर्ष में, अर्थात इनका जन्म जो हुआ था 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन जो होता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको टी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। टी बराबर F/L के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे कि पृष्ठ तनाव जो होता है इसका मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जूल प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में पृष्ठ तनाव को व्यक्त किया जाता है। अगर वही बात किया जाए कि अगर द्रव्य का ताप बढ़ा दिया जाए, क्या? द्रव्य का ताप बढ़ाने पर, द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव यानी टी क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम एवं द्रव का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है कम एवं क्रांतिक ताप क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र को कहां पढ़ा था? तो इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 ईस्वी से लेकर 62 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। लॉर्ड कैनिंग जो था वह कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। क्लियर है? अब देखेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके शासनकाल में? 57 का विद्रोह किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1861 में कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में एक हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। इसके अलावा देखेंगे 1856 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कैनिंग ही थे जो वर्तमान अभी कैग के पद का सृजन किया था। कब? 1857 ईस्वी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने ही दंड संहिता को कानूनी दर्जा दिया था। दंड संहिता को कानूनी दर्जा सन 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने और क्या किया? तो राज्य हड़प की नीति समाप्त कर दिया। राज हड़प समाप्त कर दिया था।
इनके शासनकाल में ही 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम को लाया गया। इन्हीं के शासनकाल में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो, खूब क्वेश्चन इससे पूछता है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो की खोज की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज माइकल फैराडे नामक विद्वान ने 1831 ईस्वी में किया था। इस डायनेमो को विद्युत जनरेटर वर्तमान समय में विद्युत जनरेटर की संज्ञा दिया जाता है या विद्युत जनरेटर कहा जाता है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा इसमें से नहीं होता है? तो गर्म धारा कौन नहीं है जो देख लेंगे, पहले सबका देख लेंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का। तो अटलांटिक का गर्म जलधारा की बात कर लेते हैं, तो ट्रिक से समझते हैं। अटलांटिक की गर्म जलधारा की बात करते हैं तो याद रखते हैं गब्रा बीबी, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। तो इसमें से देख लीजिए गब्रा बीबी से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, इसी की ठंडी जलधारा की बात किया जाए तो कहते हैं फॉक लेबे, अटलांटिक महासागर की ठंडी फॉक लेबे से क्या याद रखेंगे? फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और बेंगुएला जलधारा, ये ठंडी जलधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा में याद रखेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। अब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा में याद रखेंगे बीबी क्यों रो आए याद रखने के लिए तो कहेंगे उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, सेम वही वाला, उस उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरोशिबो जलधारा। आ से याद रखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, और ये से याद रखेंगे एल नीनो जलधारा होता है। जबकि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के अंतर्गत शामिल किसको किया जाता है? तो ठंडी जलधारा में ट्रिक याद रखेंगे ओके पेरू, ओ से ओखोटस जलधारा, के से कनारी जलधारा, के से याद रखेंगे कनारी जलधारा या इसी को कहेंगे कैलिफोर्नियो और क्यूराइल जलधारा, के से याद रखेंगे कैलिफोर्नियो और क्यूराइल, ओ से ओखोटस जलधारा, के से कैलिफोर्नियो और क्यूराइल जलधारा। पेरू जलधारा को पेरू जलधारा कहा जाता है जो पेरू के तट पर चलता है, तथा पेरू को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी इसी पेरू जलधारा को जाना जाता है। क्लियर है? अब रखते हैं हिंद महासागर के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसको याद रखेंगे। तब हिंद महासागर में याद रखेंगे मोजाम्बिक होता है, अलगुहास होता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है और विषुवत रेखीय जलधारा को शामिल किया जाता है। क्लियर? हमने कहा हिंद महासागर की गर्म जलधारा के अंतर्गत मोजाम्बिक, अलगुहास, दक्षिण पश्चिम मानसून, विषुवत रेखीय जलधारा। लेकिन ठंडी जलधारा हिंद महासागर का याद रखेंगे तो उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो इसमें से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है
यानी कि ठंडी जलधारा है। तो कैलिफोर्नियो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की, यहाँ पे देख लीजिए कैलिफोर्नियो या क्यूराइल होता है, इसे के से कैलिफोर्नियो और क्यूराइल दोनों जलधारा होता है। तो कैलिफोर्नियो एक ठंडी जलधारा होता है। आगे है, इसमें कौन सा एक नाभिकीय ईंधन का प्रकार होता है? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो थोरियम का इस्तेमाल नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। नाभिकीय रिएक्टर विद्युत उत्पादन करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम एवं थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे नियंत्रक छड़ कंट्रोलर रॉड, नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलर रॉड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो कैडमियम एवं बेरॉन का छड़ का इस्तेमाल किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। इसके अलावा और भी आपसे पूछे मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी जल यानी D2O। इसके अलावा ग्रेफाइट, इसके अलावा कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। और आपसे अगर पूछेगा शीतलक के रूप में या कूलेंट के रूप में आपसे पूछेगा, तो सोडियम एवं पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लूना फर्स्ट, लूना 2, लूना 3 ने किसका अन्वेषण किया गया था? तो चंद्रमा का अन्वेषण किया गया था, जो 2 जनवरी 1959 ईस्वी को किया गया था। कब? 2 जनवरी 1959 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों में बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले देखेंगे समतल दर्पण में होता क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर समतल दर्पण के सामने बिंब को यानी वस्तु को रखा जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण पर पीछे बनता है और उतना ही दूर पीछे बनता है जितना दूर सामने वस्तु को रखा जाता है। क्लियर? और इसकी प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण पर बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति जो होती है वह होता है काल्पनिक यानी आभासी। इसके अलावा बराबर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? और इसको निकालने के लिए कि कितना प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो 360 बट्टा थीटा इसका सूत्र ही होता है। अतः 360 बट्टा 90 डिग्री रख लेंगे, 3 चौ 9 चौ 36। अगर मान यह कट के अगर सम संख्या में आता है, कट कूट के मान अगर सम संख्या में आता है, तो इस सम संख्या में एक को घटा देंगे अपने मर्जी से, वही आपके प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। और अगर काट के विषम संख्या में मान आया तो वही विषम संख्या वाला मान आपका प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। क्लियर? तो 3 हो जाता है। आगे है, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने सुझाया था? तो आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। लेकिन पहला गठन जो इसका हुआ था, आजाद हिंद फौज का पहला गठन वह रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था।
क्लियर, इतना याद रखेंगे। आगे है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ज्यादा ऊपर में लाल रंग होता है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम की खोज की अगर बात किया जाए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा गया तो यह 7 रंगों में विभाजित हो गया। देखेंगे श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो यह 7 रंगों में बट गया। यह 7 रंगों में बट गया था। उसमें सबसे ऊपर का रंग, नीचे से चलते हैं तो VI B G Y O और R, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड रंग को रखा गया था। तो सबसे ऊपर में लाल रंग को रखा गया था। क्लियर, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, ध्यान रखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। बाकी सभी चीज लाल रंग का सबसे कम होता है। चाहे तो प्रकीर्णन पूछ दे, चाहे तो अपवर्तन पूछ दे, चाहे तो परावर्तन, कोई भी पूछ दे चीज रेड रंग के बारे में, केवल तरंग दैर्घ्य याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग को कहेंगे दैर्घ्य रखो, तुम्हारा तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो केवल तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाकी सभी चीज सबसे कम होता है। क्लियर, विचलन अगर पूछ दे तो लाल रंग का सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आगे, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित होता है। इस बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डेविस ट्रायंगल। इसे डेविल्स, भयानक, डेविल्स ट्रायंगल, कभी कभी अगर पूछ देगा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस नामक विद्वान के द्वारा इसकी खोज किया गया था। सन 1492 ईस्वी में इसको खोजा गया था। और यह कितना में फैला हुआ है? तो फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह फैला हुआ है। आगे चलिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कांच का बना हुआ एक प्रकाशिक तंतु होता है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु होता है, सीधी रेखा में प्रकाश को गमन कराना है तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। शरीर के भीतर प्रकाश का गमन कराना है तो ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्टिकल फाइबर की खोज की बात किया जाए तो नरेंद्र कपानी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? नरेंद्र कपानी के द्वारा 1952 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कांच से बना हुआ होता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, लेकिन उपराज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह नियुक्ति का पद है ही नहीं, यह एक निर्वाचित पद है। क्या है? यह एक निर्वाचित पद है। निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रणाली के द्वारा। इसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्लियर है? देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार का अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा होता है? याद रखेंगे, उसरा, नीका, चूस। उसरा, नीका, चूस। उसरा से ऊ से याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में किया गया है। क्लियर? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति जिस समय नहीं होता है उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद का ग्रहण करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा 5 साल का कार्यकाल होगा, इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 67 में।
उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा अनुच्छेद 68 में, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उसके शपथ की चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 69 में किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग को सबसे पहले रोमर नामक विद्वान ने मापा था, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आगे, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधा नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सीधा नियंत्रण में होता है लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखेंगे कि अनुच्छेद 93 में इसकी चर्चा, लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा 93 में किया गया है। वर्तमान लोकसभा पूछेगा, वर्तमान लोकसभा कैमी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा वर्तमान में। और अगर अध्यक्ष की बात करे तो ओम बिरला है। आगे है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वह होता है हमारा पानी यानी जल में होता है प्रकाश की चाल। क्लियर? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? तो प्राचीन मंदिर निर्माण कला शैली के आधार पर देखा जाए तो 3 आधार माना गया था। पहला नागर शैली, नागर शैली का मतलब उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नागर शैली के रूप में जानते हैं। और इसमें उड़ीसा का भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसी नागर शैली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि दूसरा में आता है वह होता है बेसर शैली, जिसको कहते हैं बीच की शैली। कहने का मतलब है कि यह बेसर शैली जो है वो नर्मदा नदी घाटी से लेकर नीचे में गोदावरी नदी घाटी तक के क्षेत्र को वेसर शैली के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे बीच की शैली कहा जाता है, यानी मिश्रित शैली इसे कहा जाता है। अब मिश्रित का मतलब याद रखेंगे कि इसमें उत्तरी शैली भी निर्मित होता था और दक्षिणी शैली वाला भी निर्मित होता था। तो मिश्रित शैली की संज्ञा बेसर शैली को दिया गया था मंदिर निर्माण कला शैली। इसके अंतर्गत जो अजंता की एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वह बेसर शैली के द्वारा निर्मित मंदिर का उदाहरण है। जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत मंदिर निर्माण कला शैली थी, जिसे द्रविड़ शैली या दक्षिणी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है? कांची का कैलाश मंदिर और तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शैली के अंतर्गत निर्मित मंदिर निर्माण कला शैली के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वाला नागर शैली। आगे है, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया? अभी बताएं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक नामक विद्वान ने। आगे है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाया जाता है? तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 कब बुलाया जाता है? जब कोई भी विधेयक एक सदन से दूसरा सदन में गया है तो वैसी परिस्थिति में पहला परिस्थिति क्या होता है? अगर विधेयक एक सदन से दूसरा सदन में गया है तो दूसरा सदन उसे मानने से इनकार कर दिया, उस विधेयक पर दोनों सदन के बीच में मतभेद हो गया। दूसरी बात,
और तीसरी बात यह है कि सदन में, एक सदन से दूसरी सदन में जब गया है तो दूसरा सदन उसे अपने पास 6 महीना से ज्यादा लंबित रख लिया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। दोनों बउआ में जब लड़ाई हो जाता है ना, तो गार्जियन जो होते हैं राष्ट्रपति, वो दोनों बच्चा को बुलाते हैं, दोनों बउआ को बुलाते हैं कि बेटा क्या दिक्कत हुआ है, आगे आओ, सामने आओ और एक साथ संयुक्त बैठक करके दिखाओ और बताओ अपनी अपनी कमियों को। अतः राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं संयुक्त बैठक को, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करेंगे तो मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा पिछला वाला क्वेश्चन में एक टर्म और देखेंगे कि अभी तक जो संयुक्त बैठक है वो 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया है। 108 अनुच्छेद का प्रयोग 3 बार किया गया है। पहली बार 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिबंध विधेयक पर, दहेज प्रतिबंध विधेयक पर बुलाया गया है, जिस समय प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? JL नेहरू के कार्यकाल में पहली बार 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिबंध विधेयक के आधार पर। दूसरा जो बुलाया गया था वह सन 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। क्लियर? उस समय जो पीएम थे वह मोरारजी देसाई थे। कभी कभी पूछ देता है कि पहला संयुक्त बैठक किसके कार्यकाल में, दूसरा किसके कार्यकाल में, कब, ये भी याद रखेंगे। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में दूसरी बार बुलाया गया। तीसरी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? आतंकवादी विरोधी विधेयक यानी पोटा को लागू करने के संबंध में बुलाया गया था, और उस समय पीएम जो थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। इतना ध्यान रखेंगे। मीथेन को थोड़ा सा याद रखेंगे कि यह एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, और इसका सामान्य सूत्र CH4 होता है। इसकी खोज अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा सन 1776 ईस्वी में किया गया था। अलेसांद्रो वोल्टा ने सन 1776 ईस्वी में इस मीथेन गैस की खोज किया गया था। क्लियर? रंगहीन और गंधहीन गैस है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। मीथेन जल में अविलेय भी होता है। वायु में मीथेन गैस नीले लौ के साथ जलता है, अतः यही कारण है कि इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। दलदली वाला इलाका में मीथेन गैस की प्रचुरता पाई जाती है, और मीथेन गैस सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदल दिया गया, और उसका पद नाम बदल के कब कर दिया गया था? राज्यपाल। सन 1967 ईस्वी में राज्यपाल कर दिया गया। आगे क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य अंतर होता है कि हीरा जो होता है वह चतुष्फलकीय संरचना वाला होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वह षटकोणीय संरचना वाला होता है। तो ये बात आपका सही है। एक और अंतर देख लेंगे, हीरा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। यह कुचालक होता है जबकि यह सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक सामानों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। एक बात और, हीरा जो होता है वह कठोर होता है, मुलायम के जगह पर कठोर होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वह मुलायम होता है। आगे है
पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो पीली नदी चीन से होकर गुजरती है। वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 5464 लंबाई 5464 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि लंबाई के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान रखता है। यह वांगहो नदी जो चीन में प्रवाहित होती है और पीली नदी के नाम से जानी जाती है। आगे है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होता है? पहले समझेंगे कि शुष्क सेल है क्या। तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसका एक ही बार प्रयोग होता है, उसके बाद लिखो फेंको ही बैटरी होता है। सेल जो होता है वो लिखो फेंको होता है, एक ही बार इसका इस्तेमाल होता है, बाकी फेंका जाता है। 4 सेल को जरूर याद रखेंगे प्राथमिक सेल में। पहला शुष्क सेल, दूसरा को याद रखेंगे लेक लांसे सेल, तीसरा को याद रखेंगे बोल्टिये सेल, और चौथा को याद रखेंगे डेनियल सेल। ये 4 सेल जरूर याद रखिएगा। अब क्यों हम चारों सेल याद रखने के लिए आपको बोले हैं, जो थोड़ा सा समझेंगे। शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋणायन के तौर पर, धनायन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे कैथोड के रूप में, कैथोड का मतलब ऋणायन, और एनोड का मतलब होता है धनायन। क्लियर? कैथोड का मतलब होता है ऋणायन और एनोड का मतलब होता है धनायन। तो कैथोड के रूप में शुष्क सेल में, ध्यान देंगे, कैथोड के रूप में अगर बात किया जाए तो कैथोड के रूप में चारों के चारों सेल में कॉमन होता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस्ता, यहां भी जस्ता, जिंक, और यहां भी जस्ता। कैथोड के रूप में चारों के चारों में जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर आता है एनोड में, धनात्मक में। तो एनोड यानी धनात्मक के रूप में शुष्क सेल में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। एनोड यानी धनायन के रूप में कार्बन का प्रयोग, जिसमें क लगा हुआ अक्षर है, उसमें एनोड के रूप में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी क लगा है तो एनोड के रूप में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जबकि बोल्टिये सेल में क नहीं लगा हुआ है तो इन दोनों में तांबा का इस्तेमाल होता है एनोड के रूप में। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1772 ईस्वी को। 18 मार्च 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। थोड़ा सा देख लेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत इसी के शासनकाल में सन 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी इंपॉर्टेंट कार्यकाल इनका रहा था। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते तो हैदर अली का उत्तराधिकारी था, यानी हैदर अली का यह पुत्र था टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह मैसूर से संबंधित था। खुद को मैसूर का, बंगाल का सर्वे सर्वा यह मानता था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान का ही कहना था कि 100 चूहों की भांति एक शेर का मौत अति उत्तम होता है, यह टीपू सुल्तान ने कहा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है? अभी अभी चर्चा हम लोग कर लिए कि शुष्क सेल में कैथोड का क्या काम होता है।
तो कैथोड का काम जिंक का होता है। चारों सेल में याद रखेंगे, कैथोड में चारों सेल में ऋण आयन, कैथोड का मतलब ऋण आयन, ऋण आयन के रूप में जिंक का ही प्रयोग चारों सेल में किया जाता है। अंतर आता है एनोड के रूप में, जिसमें क लगा हुआ रहेगा उसमें कार्बन का एनोड के रूप में प्रयोग होगा, जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा उसमें तांबा का इस्तेमाल होगा। क्लियर। आगे है, इंसुलिन किससे उत्पन्न किया जा सकता है? तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से उत्पन्न किया जाता है, यानी पैनक्रियाज से उत्पन्न किया जाता है। क्लियर है। अब यह अग्नाशय जो होता है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसकी विशेषता होती है कि यह इंडोक्राइन ग्लैंड भी, यह मिक्स ग्लैंड होता है, इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों प्रकार का ग्लैंड होता है। और इसी अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस का सेक्रीशन होता है, श्रावण होता है। यानी कि प्रोटीन को भी पचाने वाला, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला तथा अन्य किसी भी प्रकार के मटेरियल को पचाने वाला अग्नाशयी रस जो निकलता है उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नाशय से ही निकलता है। अब देख लेंगे, इस अग्नाशय में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। और इसमें 3 प्रकार का सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल के रूप में पाया जाता है। अल्फा सेल से किसका? ग्लूकागॉन का सेक्रीशन होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है। और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन का सेक्रीशन होता है, सोमैटोस्टेटिन का सेक्रीशन होता है। तो ये इंसुलिन के बारे में आपसे पूछा है कि इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से उत्पन्न होने वाला इंसुलिन होता है। क्लियर है। अब जब यह इंसुलिन अल्प मात्रा में सेक्रीशन होगा, इसके अल्प मात्रा में सेक्रीशन होने से मधुमेह, डायबिटीज मेलेटस जिसे कहा जाता है, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि अधिक स्रावन हो जाने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। करा के देख लीजिए। अगर HCl की प्रक्रिया अगर Zn से हम कराएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? ZnCl2 + H बाहर हो जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? गैस के रूप में बाहर हो जाएगा या एक्वा के रूप में रह जाता है। क्लियर है। समझ में आ गया। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए, बैलेंस 2 तो हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक के साथ, क्योंकि यह एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, जिंक के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। आगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, वो भी पूछेगा कि कौन नाभिकीय संलयन, नियंत्रित या अनियंत्रित? तो याद रखेंगे अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत कार्य करता है। इस हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड टेलर नामक विद्वान के द्वारा इसकी खोज किया गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, या ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे उत्तम ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस में याद रखेंगे CO2, CH4 यानी मीथेन को, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी लिखा हुआ है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वह HNO3 होता है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। तो N2O को याद रखेंगे, N2O। इसके अलावा
CF6, इसके अलावा HF6, इसके अलावा NF3 होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह सदन को स्थगित करने का काम करता है। क्लियर? स्थगित करने का काम करता है। आगे है, कौन सी धातु जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है? तो तांबा धातु का इस्तेमाल विद्युत चुंबक के बनाने में किया जाता है। आगे, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो किया गया है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। क्लियर? आगे है, कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग करती है? तो फल को कृत्रिम रूप से पकाने का काम एसिटिलीन का होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है C2H2 के रूप में जाना जाता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है एथीन के रूप में भी इसी एसिटिलीन गैस को जाना जाता है। याद रखेंगे, एथीन या इथीन, ऐसे इस तरीका से इथीन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बोहलर नामक विद्वान के द्वारा सन 1862 ईस्वी में किया गया था। इसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। कार्बन के बीच त्रिबंध होता है। क्लियर? त्रिबंध होता है। आगे याद रखेंगे, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? ब्लैक होल की दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ब्लैक होल दुर्घटना का हिंदी होता है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना, या इसी को कहा जाता है अंधकूप हत्या। अंधकूप हत्या किया गया था। कुल 146 अंग्रेज सेना को एक छोटे से कमरे में सिराजुद्दौला ने कैद कर दिया गया था। और यह घटना जो कैद किया गया था वह 20 जून 1756 ईस्वी को कैद किया, और उन सभी को 3 दिन के बाद 23 जून 1756 ईस्वी को निकाला। उसको जैसे ही यह देखा कि इसमें मात्र 23 व्यक्ति ऐसे थे, 23 जून को निकाला और 23 व्यक्ति ऐसे थे जो जीवित थे लेकिन मरने ही वाले थे। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, उसमें एक व्यक्ति जीवित ऐसा व्यक्ति था जो उस घटना का गवाह बना था, वह हॉलवेल था। क्या था? हॉलवेल। इस घटना को, पूरी घटना को, अंदर की घटना को बताया था। हॉलवेल की अंदर स्थिति कैसी थी तो हॉलवेल ने ही बताया था ब्लैक दुर्घटना के बारे में, जो कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। आगे है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव होता है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग जो होता है वह यक्ष्मा या कहेंगे तपेदिक या क्षय रोग के नाम से, तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। इसके अंतर्गत हम लोग याद रखते हैं डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है, यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरियल डिजीज। डी से डिप्थेरिया, पा से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस, का से कालाजार, काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया और है से हैजा नामक रोग को रखा जाता है। तो यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। आगे है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि क्या होती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक यानी हमारा धरातल गर्म होता है विकिरण ऊष्मा के कारण, हमारा वायुमंडल गर्म होता है संवहन ऊष्मा के कारण। क्लियर? आगे है, काला जार ज्वर का संचरण किसको काटने से हो जाता है? तो काला ज्वार जो होता है वो सिकता मक्खी के काटने से, या इसी को याद रखेंगे सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के काटने से
यह काला जार लिस्वेनिया डोनावानी, लिस्वेनिया डोनावानी नामक परजीवी, लिस्वेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण से यह काला जार नामक रोग हो जाता है। क्लियर। यहां पर एक और है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। अब ऐसा नहीं है कि सोने की बीमारी है तो सोना आना शुरू हो जाएगा, आपको सोना उपजना शुरू हो जाएगा, नहीं। सोने की बीमारी का मतलब स्लीपिंग, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चोलों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? विजयालय, विजयालय के द्वारा किया गया था। 859वीं शताब्दी में, 850 से 887 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। तो कहेंगे 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में किया गया था। क्लियर है। चोल के द्वारा। लेकिन स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना, क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र चोल राज्य, स्वतंत्र चोल राज्य आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ इसमें से नहीं होता? लार किसी भी तरह से आरबीसी का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि लार जो होता है वो माउथ कैविटी में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि। आगे है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान न्यायवादी जिसे कहा जाता है, महान न्यायवादी कहा जाता है। और वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा होता है? हमारा आंख का लेंस होता है। किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? गोकुल और राजाराम, दोनों के द्वारा किया गया था। गोकुल के द्वारा भी और राजाराम के द्वारा भी किया गया था। जब तिलपत की लड़ाई हुई थी, तिलपत की लड़ाई, तिलपत की लड़ाई कब हुई थी? तिलपत की लड़ाई, तो तिलपत की लड़ाई सन 1670 ईस्वी में हुई थी। तिलपत की लड़ाई, इस तिलपत की लड़ाई में जाट विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो गोकुल और राजाराम ने किया था। बाद में गोकुल की मृत्यु हो गई, बाद में जाटों का नेतृत्व राजाराम ने संभाला था। तो वर्तमान समय में, तो उस समय वर्तमान पहली बार जाट का विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। क्लियर। आगे है, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स प्रोटीन, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। अगला है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। क्लियर है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। अब ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करेंगे और रिपीट करने का कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि क्वेश्चन हम उस तरीका का ही देना शुरू किए हैं। तो चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगले सेट में आपके साथ केसरिया कंपटीशन क्लास को। लेकिन आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके, हमारा केसरिया परिवार आपके पास पहुंच सके। आज की सेवा को देते हैं विराम इसी के साथ। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए।